आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी व्हाट इज देयर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल एक्सप्रेशंस के बारे में दिया हुआ है। सो व्हाट आर सिंपल एक्सप्रेशंस, जैसे 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5, 18 डिवाइडेड बाय 3। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम ये जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन साइंस को यूज करके और मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। जैसे इनमें नंबर्स की वैल्यू होती है 13 + 2, ये क्या हो रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे इसको बोलते क्या है, 13 + 2, और या फिर सम ऑफ 13 and 2, राइट, इसी तरीके से बोलते हैं। अब ये जो इक्वल का साइन बीच में लगा है, जो भी हम चीजें यहाँ लिखते हैं, जैसे ये आपको इक्वल दिख रहा है, सो एक तरफ हमने लिखा 13 + 2 इक्वल, इनको जोड़ने पे जो आंसर आया वो इधर लिखा है, मतलब दोनों तरफ वैल्यू सेम है। जब दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है तो हम इक्वल टू लगाते हैं। ओके, जैसे 13 + 2 इधर है तो ये भी 15 होता है, इक्वल टू 15, राइट। सो यही यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल दिया है हमें कि मल्लिका स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। मल्लिका जो है 25 रुपए रोज अपने लंच पे खत्म करती है और मंडे से फ्राइडे तक वो ऐसा ही करती है। तो हमें बताना है टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया। सो टोटल निकालने के लिए एक दिन का 25 रुपए तो 5 दिन का 5 × 25 है ना। इसको हम बोलते हैं 5 × 25 को 5 × 25, या प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं 5 and 25 का। ओके, सो एक ही वैल्यू निकालने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे नीचे हमें दिया है 12 को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो 10 + 2 भी 12 होता है, 15 - 3 भी 12 होता है, 15 में से 3 गया तो 12, 3 4 भी 12 होता है। ऐसे ही 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या बनता है, 12। सो इन ऑपरेशंस का यूज करके हम अलग अलग एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इन एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं। सो जैसे अभी मैंने बताया इक्वल टू है, इसके एक तरफ क्या है दूसरी तरफ क्या है, मतलब दोनों चीजें इक्वल हैं। तो कहीं पर ये, चलिए अब आगे देखते हैं इन एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं। सो जैसे अभी मैंने बताया इक्वल टू है, इसके एक तरफ क्या है दूसरी तरफ क्या है, मतलब दोनों चीजें इक्वल हैं। तो कहीं पर ये दोनों तरफ इक्वल होंगी, कहीं एक तरफ बड़ी होगी ग्रेटर देन, या फिर लेस देन। इक्वल है तो ये साइन, ग्रेटर देन है तो ये वाला साइन, और स्मॉलर देन है तो ये वाला साइन। 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है ना। 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है। तो बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, इसीलिए ये वाला साइन लगा हुआ है ना। जब बड़ा होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। अब इसमें देखिए 13 - 2 कितना होगा, 13 में से 2 गया तो 11। ऐसे इधर है 4 × 3, 4 × 3 यानी 12, 4 3 12। तो कौन सा बड़ा है इसमें, 12 बड़ा है, राइट, इसीलिए 12 की तरफ इसे हमने ओपन रखा है ना। सो 11 क्या है, स्मॉलर देन 12 है, राइट। सो ऐसे हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ बीच में हमें इक्वल टू का साइन दिया है, तो दोनों तरफ हमें नंबर्स ऐसे लिखने हैं, फिल करने हैं ब्लैंक्स में कि इक्वेशन इक्वल हो जाए। जैसे इधर देखिए पहले में 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है। तो 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 17 आ जाए, 11, है ना। 11 और 6 भी 17, तो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है 22 में मैं क्या ऐड करूं कि इधर 6 5 30 होता है ना, कि इधर भी 30 हो जाए। तो 22 में मैं 8 ऐड कर दूंगी तो दोनों तरफ 30 30 हो जाएगा। 28 22 and 8 कितना होता है, 30 होता है, राइट। ऐसे ही 64 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 6 and 2 2 4, 32। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 32 आएगा, 4 से, 4 8 32, है ना, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ऐसे ही इधर है 25। अब इधर मैं 34 में से क्या माइनस करूं कि 25 आ जाए, तो 9 माइनस करेंगे, है ना। तो ये हमने इक्वल कर दिया सभी इक्वेशंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सभी को सॉल्व करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, एंड लास्ट में सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है 67 में से 19 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48। ओके, देन ये वाला सॉल्व करते हैं। 67 में से 20 किया तो इसका आंसर आएगा 47।
राइट। देन थर्ड है 35 और 25 कितना होता है, 5 5 10 एंड 60, राइट। ये करेंगे तो 5 11 जा 55 एंड 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 0 40 आएगा, राइट। अब इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा सबसे पहले कौन सा देखेंगे, तो ये देखिए 40 वाला जो है सबसे छोटा है, यानी कि ई वाला जो हमारा नंबर है वो सबसे छोटा है, तो ये वाला साइन, राइट। इससे बड़ा 47 है यानी बी वाली वैल्यू, राइट। देन इससे बड़ा 48 है यानी ए वाली वैल्यू, और इससे बड़ा क्या है 55 डी वाली वैल्यूज, राइट। एंड इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा है 60 यानी सी वाली वैल्यू, राइट। तो आप नंबर्स भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे अरेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए किसी भी चीज को सॉल्व करके बताना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आसान है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग तरीके से कुछ सॉल्व करने को सिखाया गया है। जैसे 1023 प्लस 125 ये एक नंबर है, या और लिखा है बीच में 1022 प्लस 128 ये दूसरा नंबर है। हमें बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। सो इसको हम एक सिचुएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं इस वाले नंबर को 1023 प्लस 125। इसमें हमने एक सिचुएशन क्रिएट की। मान लीजिए राजा के पास 1023 मार्बल है, उसमें आज उसे कितने मिल गए 125, है ना। तो ये ऐड करके यहाँ दिया हुआ है 1023 उसके पास पहले से थे, 125 उसने ऐड कर लिए आज, है ना। तो अब उसके पास ये एडिशन हो गया। ऐसे ही जॉय के पास मान लीजिए ये वाला नंबर 1022 मार्बल है और आज उसको 128 और मिल गए, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन गई 1022 प्लस 128, ये वाली इक्वेशन, है ना। अब ज्यादा किसके पास है, तो ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। जो इधर फिगर बना रखा है, दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन पिक्चर ऑन द राइट। टू बिगिन विद, सबसे पहले शुरू करते हैं। राजा हैड 1 मोर मार्बल देन जॉय। देखो ये 1023 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1022 प्लस 1, है ना। 1 अलग लिख दिया, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1023, है ना। और ये 125 तो है ही सही, ये यहाँ हो गया 125। तो अब इसका जॉय का ये 1022 था, इसीलिए हमने ये दोनों को इक्वल कर लिया। 125 है लेकिन जॉय का यहाँ कितना है 128, तो 125 लिख दो। 125 में कितना ऐड करेंगे तो 128 आएगा 3, है ना। तो ये 3 हमने अलग लिख दिए। तो ये क्यों किया गया है, ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि ये 1022 और ये 1022 सेम आ जाए, ये 125 ये 125 सेम आ जाए। अब मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ, अब कंपेयर करना आसान हो गया। इसके पास 3 1 है और इसके पास एक ही 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा, जॉय का बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो 2 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि एक एक सेम हो गया दोनों में, 2 एक्स्ट्रा है जॉय के पास, तो वही दिया है। बट जॉय गॉट 3 मोर मार्बल्स देन राजा टुडे। वी कैन सी दैट जॉय हैज 2 मोर मार्बल्स देन राजा। तो जॉय की वैल्यू जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू राजा, इसीलिए बीच में ये वाला साइन लगा हुआ है। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें माइनस के थ्रू हमें समझाया गया है। जैसे एक नंबर हमें दिया हुआ है 113 माइनस 25 एंड 112 माइनस 24, इनमें से ग्रेटर बड़ा कौन सा है। मतलब राजा के पास मान लो 113 मार्बल थे, उसमें से 25 वो हार गया, लॉस्ट हो गए। देन उसके पास क्या बचेगा, ये इक्वेशन बन गई, है ना, 113 माइनस 25। ऐसे ही जॉय के पास मान लो 112 मार्बल थे, उसमें से 24 लॉस हो गए उसके आज, तो इक्वेशन क्या बनेगी 112 माइनस 24। तो यहाँ 113 को लिख दिया 112 और ये 1 अलग, क्योंकि 112 और 1 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों वैल्यू सेम हो जाए। अब राजा के पास इससे जॉय के कंपैरिजन में 1 ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें से हमें 25 माइनस करना है और इसमें से 24 माइनस करना है। तो राजा हैड 1 मार्बल मोर देन जॉय बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड, देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। राजा के पास देखो 1 मार्बल ज्यादा था, तो उसने खोया भी तो 1 मार्बल ज्यादा है। जॉय को 24 ही लॉस हुआ है, राजा को 25 लॉस हुआ है, एक ज्यादा भी तो लॉस हुआ है, मतलब इक्वेशन सेम ही रहेगी। इधर 113 थे तो उसमें से 25 गए हैं, इधर 112 है तो 24 ही गए हैं, है ना। सो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, इक्वल है।
राइट तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कब इक्वल होता है। अब यहाँ हमें इन इक्वेशंस के बीच में ये साइन लगाने हैं कि ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है कि इक्वल टू है। ये जो भी हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं फिर कंपेयर करना है। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस? एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। अब जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना वैसे ही इसको सॉल्व करना है एक एक करके। जैसे पहला है 245 और 289, इधर है 246 एंड 285, तो ये बड़ा होगा छोटा होगा या इक्वल होगा? देखो यहाँ 245 है और यहाँ 246 है, यानी एक ज्यादा है यहाँ पर, है ना। यहाँ 289 है और यहाँ 285 है, यहाँ 4 ज्यादा है, राइट। तो किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ, है ना। तो हम ऐसा साइन लगाएंगे, राइट। अब यहाँ देखो 273 है, इसमें से 145 गया, यहाँ 272 है, इसमें से 144 गया, तो यहाँ 273 था, एक कम है यहाँ, लेकिन गया भी तो एक कम है, तो ये क्या हो जाएगी? वैल्यू इक्वल हो जाएगी, जैसे अभी हमने लास्ट वाला सॉल्व किया था। ऐसे ही थर्ड में यहाँ 364 है, यहाँ 363 है, यहाँ पर एक ज्यादा है ना। यहाँ 587 है और यहाँ 589 है, यहाँ 2 ज्यादा है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, है ना। 2 इधर ज्यादा है। देन ये वाला देखते हैं 124, यहाँ 129, तो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यहाँ 245 और यहाँ 245, ये सेम ही है, तो 5 इधर ज्यादा है, तो ये वाला बड़ा होगा। ओके ऐसे ही 213 है, यहाँ 214 है, तो एक ज्यादा है यहाँ पर, उसमें से 77 गया और इधर से 76 गया, यहाँ एक ज्यादा था और एक कम माइनस हुआ है इसके कंपैरिजन में, तो ये बड़ा होगा, है ना। 213 में से 77 गए और 214 में से 76 गए, तो बड़ा कौन सा नंबर होगा? यही वाला होगा, है ना। एक ज्यादा भी था और गया भी कम है, राइट। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए पूरा कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आई होप नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। कैसे इनको हम पढ़ते हैं, जैसे एक्सप्रेशंस लिखते हैं उनको रीड कैसे करते हैं। कभी कभी व्हेन एन एक्सप्रेशन इज नॉट अकम्पनीड बाय अ कॉन्टेक्स्ट दे कैन बी मोर देन वन वे ऑफ इवेल्युएटिंग इट्स वैल्यू। कभी कभी एक ही एक्सप्रेशंस को अलग अलग तरीके से हम पढ़ लेते हैं, इसीलिए पता ही नहीं होता कौन सा सही है, तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, रूल्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि एग्जैक्टली हम एक्सप्रेशंस को रीड कर पाए। जैसे समझने के लिए हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें लैंग्वेज के थ्रू हमें चीजें समझाई गई हैं, कैसे सेम सेंटेंस को हम अलग अलग मीनिंग के साथ इंटरप्रेट करते हैं। सो पहले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि एक फ्रेंड है जिसके पास टॉयज है और शालिनी उसके पास बैठी है ना, ये शालिनी है। अब सेंटेंस वही है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय, सिर्फ ये कॉमा यहाँ पर लगा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि शालिनी के पास टॉयज हैं और वो एक फ्रेंड के साथ बैठी है। ठीक है, ये रहा, है ना, शालिनी अपनी टॉयज के साथ एक फ्रेंड के पास बैठी है। सिर्फ कॉमा लगाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। यही लिखा है, दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब ये कॉमा वगैरह जो होता है उसे हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन 2 डिफरेंट वेज। अगर कॉमा नहीं है तो 2 तरीके से हम सेम सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसीलिए अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कॉमा स्पेसिफाई हाउ द सेंटेंस हैज टू बी अंडरस्टूड। कैसे किसी सेंटेंस को पढ़ना है उसमें ये पंक्चुएशन बहुत हेल्प करते हैं। सो लेट अस सी एन एक्सप्रेशन that can be evaluated in more than one ways। ऐसे ही मैथ के एक्सप्रेशंस में भी होता है। कैसे, चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। यहाँ दिया है, मलेश brought 30 marbles to the playground। अरुण जो है वो 5 बैग्स लाया मार्बल के, हर बैग में 4 मार्बल्स हैं, कंचे हैं, है ना। हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। सो मलेश और अरुण दोनों मिलाकर कितने मार्बल्स प्लेग्राउंड में लाए। सो मलेश ने समराइज किया इसको कैसे, देखो 30 मार्बल थे तो 30 लिख दिया, है ना, मलेश जो लाया था। उसके बाद 5 बैग 4-4 मार्बल के आए, तो 5 बैग 4-4 मार्बल के आए, राइट। अब ये लिखा तो ऐसे है कि 5 बैग में 4-4 मार्बल थे तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उससे वैल्यू अलग अलग आ सकती है। कैसे, चलिए देखते हैं। विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, मान लो कि ये तो हमें कहानी पता है कि 5 बैग थे 4-4 किस लिए मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, और मैंने ये एक ऐसी लाइन बना दी कि ये साथ में है, ये साथ में है। लेकिन अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही ना हो, सिर्फ ये इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। सो पूर्णा को कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये इक्वेशन हमने दे दिया, तो उसकी वैल्यू जो उसने फाइंड आउट की एक्सप्रेशन की, वो आंसर आ रहा है 140। ओके कैसे, उसने क्या किया, ये जो 30, लेट मी इरेज इट एंड देन इट एक्सप्लेन इट अगेन। सो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, 30 और 5 को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 35, है ना, और उसको फिर
ये आ गया ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 4 है, तो आंसर आ गया 140, राइट। ये आया, तो क्या ये सही है? अब वो तो हम बाद में देखेंगे। अब इसी को मलेश ने सॉल्व किया तो उसका आंसर आ रहा है 50। कैसे आया? तो पहले उसने मल्टीप्लाई किया 5 और 4 को। मैं फिर से इसको इरेज करती हूँ और आपको समझाती हूँ। 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया और ये 30 को बाद में ऐड किया। तो कैसे किया मलेश ने? 30 प्लस 5 और 4 कितना होगा? 5 4 जा 20, है ना। अब ऐड किया तो आंसर आ गया 50। तो इसका आंसर अलग आ रहा है ना, 20 और 30 को ऐड किया तो। इन दिस केस मलेश इज राइट, मलेश सही है, लेकिन पूर्णा गलत क्यों है ये हम इसी तरीके से समझेंगे जैसे अभी हमने पंक्चुएशन मार्क का पढ़ा था, है ना। सो ये जो इक्वेशन है, इट इज नॉट क्लियर वेदर वी शुड डू द एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि पहले एडिशन करना चाहिए या पहले मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पूर्णा ने पहले एडिशन कर दिया तो उसका आंसर 140 आ रहा है और मलेश ने पहले मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका आंसर 50 आ रहा है ना। सो जस्ट जैसे पंक्चुएशन मार्क से डिफरेंस होता है लैंग्वेज पढ़ने में, वैसे ही ब्रैकेट्स और नोशंस जो होते हैं टर्म्स के, ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, एक्सप्रेशंस को समझते वक्त। अभी ब्रैकेट्स वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में आगे दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। सो किसी भी एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट की क्या वैल्यू होती है? सो इन द एक्सप्रेशंस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये जो एक्सप्रेशंस हमने देखा 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, वी हैड टू फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 4। इसमें हमें 5 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद उस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आता उसमें 30 ऐड करना था। This order of operation is clarified by use of bracket as follow. So इसी को कि पहले मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे पता चले? तो मैथ्स में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई चीज अगर लिखी है ना, तो उसको हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली, तब उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस करेंगे। ओके, सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई 4 देन डू द एडिशन। दस दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कि 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये 20 आया, 5 4 जा 20 और तब 30 ऐड किया तो आंसर आया 50। सो अब आपको समझ में आया पूर्णा क्यों गलत थी? क्योंकि उसने गलत तरीके से कैलकुलेशन की थी। तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, इसीलिए पंक्चुएशन जैसे लैंग्वेज में होता है तो मैथ्स में भी कुछ टूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो इजी करते हैं कैलकुलेशन को। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके थ्रू हम समझेंगे इन्हीं चीजों को। चलिए देखते हैं। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट फॉर 15 रुपी एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56। इरफान ने एक बिस्किट का पैकेट 15 रुपए में खरीदा और तुअर दाल 56 रुपीज में खरीदा। उसने शॉपकीपर को 100 रुपए दिए। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब 15 रुपए और 56 रुपए ये दो उसने खर्चा किया, अब 100 रुपए दिए तो दुकानदार उसको वापस कितना करेगा? एक्सप्रेशन के थ्रू हमें बताना है। सो सबसे पहले उसने 15 रुपए बिस्किट पे खत्म किए, 56 रुपए दाल पे खत्म किए। सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15 प्लस 56। ही गेव 100 टू द शॉपकीपर। सो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? 100 रुपए शॉपकीपर को दिए, उसमें से 15 माइनस किया और 56 प्लस किया, ये वाला है ना, माइनस करके हमने ऐसे लिख दिया। तो क्या ये सही होगा? सो कैन वी सब्सट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 एंड देन ऐड 56 टू द रिजल्ट? वी विल गेट 141। अगर इसको हम पहले ऐसे कर दें, 100 में से 15 माइनस कर दो और तब 56 ऐड करो, तो इसका आंसर आएगा 141, है ना। क्योंकि देखो 100 में से 15 गया तो कितना आएगा? 85, और इसमें 56 ऐड करेंगे तो 141 आंसर आएगा। लेकिन ये गलत है ना। जब 100 ही रुपए दुकानदार को दिए तो 141 कैसे रिटर्न मिल सकते हैं? ये तो गलत हो जाएगा। सो ऐसे क्या होता है, ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, ये मैंने आपको अभी भी बताया। सो ये जो कैलकुलेशन है कि 15 और 56 उसने दुकानदार को दिए, ये एक वैल्यू है, उसको माइनस करना है 100 में से, है ना। सो 56 और 15 को ऐड करेंगे, उसके बाद 100 में से माइनस करेंगे, तो ऐड करने पे आएगा 71। सो 100 माइनस 71 करेंगे। ओके, तो आंसर आएगा 29 रुपीज उसको रिटर्न में मिलेंगे। सो आई होप ब्रैकेट कैसे लगाते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आपको क्लियर हो रहा है। नाउ ये जो हमने एक्सप्रेशंस लिखा है इसमें टर्म क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं। जैसे 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ये विदाउट ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो विदाउट ब्रैकेट इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने अभी सॉल्व करके देखा, गलत हो जाता है। सो व्हेन देयर आर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेशन, ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड बाय ब्रैकेट, वी यूज द नोशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर। तो फिर हम
टर्म्स देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस। फॉर एग्जाम्पल इन 12 + 7 देयर आर टू टर्म्स 12 and 7। देखो कोई भी एक्सप्रेशन है अगर उसमें ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम टर्म्स डिसाइड करते हैं। जैसे 12 + 7 का एग्जाम्पल दिया है और बीच में एक प्लस साइन है, तो प्लस साइन से हम पता करते हैं कि कितने टर्म्स सेपरेट हैं। जैसे 12 और ये प्लस 7। ओके, सो 12 एक टर्म हो गया और 7 दूसरा टर्म हो गया, है ना। वी विल कीप मार्किंग ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एज अबव। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म इज नॉट अ यूजुअल प्रैक्टिस। दिस विल बी डन अंटिल यू बिकम फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट आर टर्म्स इन 83 - 14? इसमें क्या टर्म होगा? तो 83 बीच में प्लस ही रहेगा और -14 हम एक साथ लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, राइट। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पिछले चैप्टर में भी हमने ये देखा है ना। सो माइनस साइन ये अलग हमने लिख दिया एक टर्म, और प्लस, क्योंकि हमने देखा था कि प्लस माइनस ये दो साइन होते हैं साथ में, तो ये क्या बन जाते हैं? माइनस बन जाता है ना। सो दस द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है। कौन कौन से? एक है 83 और एक है -14। ऐसा मत बोल देना 14, है ना। -14 दूसरा टर्म है, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक इफ रिप्लेसिंग सब्सट्रैक्शन। हमें ये चेक करना है कि सब्सट्रैक्शन को अगर हम रिप्लेस करते हैं बाय एडिशन इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। अभी हमने देखा कि 14 था, -14 है ना, हमने प्लस लगाया और ब्रैकेट में -14 लिख दिया, तो क्या इससे वैल्यू भी डिफरेंट होती है? चलिए चेक करते हैं, एक बार देखते हैं। सो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 2-3 एग्जाम्पल लेने में 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने ले लिया 15 - 7, ठीक है। तो लिखा 15 प्लस और -7। तो अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। सो 15 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -7। तो 15 में से 7 गया 8, है ना। तो ये आंसर 8 ही आएगा, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करें, तो वैल्यू सेम ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 25 - 10। ओके, देन 25 अब प्लस -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 में से 10 गया, 15 आ जाएगा, तो वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब कि अगर प्लस में हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग ये सब्सट्रैक्शन अगर लगा देते हैं, सब्सट्रैक्शन का साइन, बाय एडिंग द इनवर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू, है ना। जैसे -7 है तो प्लस -7 किया तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। अब आगे हमें इसी तरीके से टर्म्स आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं कुछ इक्वेशंस के, तो वो देख लेते हैं। सो ऑल सब्सट्रैक्शन इन एन एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स। जैसे -18 - 3, तो -18 एक टर्म होगा, बीच में प्लस लगाएंगे और दूसरा -3 होगा। अब ये 6 × 5 ये एक टर्म है और 3 दूसरा टर्म है ना। जहां प्लस आ रहा है वहां पे टर्म चेंज हो रहा है। ऐसे ही 2 तो एक टर्म हो गया, -10 ये दूसरा टर्म हो गया, बीच में हमने प्लस लगा दिया, और 4 × 6 ये तीसरा टर्म हो गया, बीच में हमने प्लस लगा दिया, ये यहाँ पर था, है ना। सो अब 3 टर्म्स 6 × 5 या 4 × 6, इसे हम सिंगल टर्म्स बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है। इन द फॉलोइंग टेबल सम एक्सप्रेशंस आर गिवन, कंप्लीट द टेबल। ऐसे ही एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें टेबल कंप्लीट करना है। सो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ दिया है 13 ये एक टर्म, -2 दूसरा टर्म और +6 ये तीसरा टर्म है ना। सो ये 3 टर्म यहाँ लिख के दे दिए। ऐसे ही अब इसमें क्या होगा, तो 5 एक टर्म है, 6 × 3 दूसरा टर्म है, तो एक टर्म हो गया 5, एक हो गया हमारा 6 × 3। ओके, अब नेक्स्ट में 4 एक टर्म है, 15 दूसरा टर्म है और -9 तीसरा टर्म है ना। तो 4, 15 एंड -9। ओके, ऐसे ही 23 एक टर्म है, -2 × 4 ये पूरा एक टर्म होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो वो एक साथ ही काउंट होगा, और 16 है ना। तो इसमें कौन कौन से टर्म आ गए? 23 -2 × 4 एंड 16, ठीक है। अब ये 28 एक टर्म है, +19 दूसरा टर्म है एंड -8 तीसरा टर्म है, तो इसको लिख देंगे 28, 19 एंड -8।
Okay, now we will see how terms are used to determine the order of operation to find the value of an expression. ये जो term है ये कैसे determine करते हैं कि हमें किस order में equation को solve करना है, वो हम सीखने वाले हैं. So we'll start with expressions having only additions with all subtractions suitably converted into addition. सिर्फ addition वाले अभी हम देखेंगे. So चलिए देखते हैं. Does changing, जो अभी हमने देखा, does changing the order in which the terms are added given different values. अब अगर एडिशन वाले सम है, मान लो a प्लस बी है, तो क्या b प्लस a करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी? तो वही आगे दिखाया गया, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझा देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ. जैसे पहले मैंने लिया 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 भी 10 होगा और 4 प्लस 6 भी 10 होगा, है ना. एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको. तो देखो -7 प्लस 10 प्लस -11, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो -7 प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 10 में से 7 गया 3, प्लस का साइन लगेगा, क्यों? बड़ा 10 है, 10 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए आ गया +3, और ये एज इट इज अभी हमने लिख दिया +-11. ठीक है, अब फिर से +-11 क्या हो जाएगा? -11, तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 11. सो एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो माइनस होगा. 11 में से 3 गया 8. ठीक है, और बड़े के साथ यानी 11 के साथ माइनस साइन है, इसलिए -8, है ना. तो किसी भी तरीके से आप करते हो तो आंसर सेम ही रहेगा. अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया. जैसे +10 की जगह -11 कर दिया और यहाँ पे +10 लिख दिया और -7 को इधर ले गए, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी. कैसे? देखो 10 और +-11 क्या होगा? -11, तो 11 में से 10 गया 1 और 11 के साथ माइनस है, तो बड़े के साथ माइनस है, तो -1 आ गया, और ये +-7 -7, तो देखो -1 -7 क्या होगा? दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, 7 1 8, और सेम साइन होते हैं तो हम माइनस लगा देते हैं ना. तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है? -8 आ रहा है, तो वैल्यूज हमेशा सेम ही रहेंगी. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इन एडिशन ऑफ टर्म्स वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अभी हमने देखा चेंजिंग ऑर्डर्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं नंबर के तो एक्सप्रेशंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. तो यहाँ दिया है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग. अब किसी भी नंबर को हम स्वैप कर रहे हैं या ग्रुप्स बना रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं. लेट अस कंसीडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस. मधु एक ड्रोन उड़ा रही है अपनी टेरेस से, छत से, है ना. सो वो 6 मीटर हाइट तक गया ड्रोन, फिर 4 मीटर डाउन आ गया. तो अब हमें बताना है कि फाइनल पोजीशन क्या है ड्रोन की. मतलब वो 6 मीटर तक ऊपर गया था और उसके बाद फिर 4 मीटर नीचे आ गया, है ना. तो क्या हो गया? 6 - 4, अभी उसकी पोजीशन क्या होगी? 2 मीटर, है ना. सो 6 और प्लस, अब ये -4 है तो ये दूसरा टर्म हो गया, और ये 2. इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे. अब जो अभी हमने समझा ना कि वैल्यू स्वैप करने से कोई चेंज नहीं आता है, तो ये -4 को मैं इधर भी लिख सकती हूँ, है ना, और 6 को इधर लिख दिया, तो भी वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी. क्यों? 6 में से 4 गया 2, और बड़े के साथ 6 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो प्लस ही आएगा, है ना. सो इट डजंट इन दिस केस. वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म डज नॉट चेंज द सम व्हेन बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव नंबर्स, राइट. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कैन यू एक्सप्लेन why this is happening using token model of integers that we saw in class 6 textbook mathematics. So same वही चीज जो अभी हमने समझी कि term 1 plus term 2 हो या term 2 plus term 1 हो, ये इक्वल ही रहेगा दोनों तरफ वैल्यू, है ना. टर्म को स्वैप करने से कोई चेंजेस नहीं आते हैं. ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ. जैसे -7 + 10 - 11, इसको ऐसे सॉल्व करो कि इन दोनों को पहले कर लो, या फिर पहले इन दोनों को कर लो फिर इसको करो. आंसर हर केस में सेम ही रहेगा. द सम्स आर सेम इन बोथ केसेस. अगेन वी नो दैट व्हाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स, ग्रुपिंग देम इन एनी ऑफ द अबव 2 वेज गिव्स द सेम नंबर्स. ओके, सो किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर ले, स्वैपिंग कर ले, एडिशन में सेम ही रहता है, राइट. नाउ डज, इससे हमें क्या पता चलता है? ग्रुपिंग द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज गिव द सेम वैल्यू, है ना. टर्म 1 टर्म 2 को कर लो या टर्म 2 टर्म 3 को कर लो, ये सेम ही वैल्यू देंगे. सो लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन -7 + 10 - 11. अगेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द ऑर्डर? अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे -7
and minus 11 first लिख देते हैं and then add this to 10. Will we get the same sum as before? We see that adding the term of expression, इनको हम add करेंगे in order to give the same sum minus 8. ये दोनों हम कर चुके थे. आगे यही लिखा है thus the addition of term in any orders gives the same value. चाहे swap करो चाहे आप grouping करो, दोनों में same value मिलेगी, है ना. जैसे यहाँ हमें एक example करके दिखाया है 30 plus 5 multiply 4. सो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए ये देखिए 30 को अलग लिखा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, 5 मल्टीप्लाई 4 ये एक टर्म बन गया, तो 30 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा, 30 और 20 क्या आ गया, 50 आ गया, है ना. अब यहाँ मनसा जो है ये ऐड कर रही है, एक लिस्ट है उसके पास नंबर्स की, यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट दिया है. इट टुक हर 5 minutes टू ऐड देम ऑल एंड शी गॉट द आंसर दिस. मनसा ने ये लिस्ट ऐड की, उसका आंसर आया ये 11749. अब उसे पता चला कि वो एक नंबर इंक्लूड करना भूल गई, फोर्थ नंबर 9055. ये नंबर उसने लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया ऐड करते वक्त. डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन? क्या उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा? सो मैथमेटिक्स में इस तरीके का नहीं होता है कि दोबारा से ऐड करना पड़ेगा. इन मैथमेटिक्स वी यूज द फ्रेज commutative property of addition. Instead of saying swapping terms does not change the sum, similarly grouping does not change the sum is called associative property of addition. Now अब यही चीज हमें swapping the order of things in everyday life, अगर डेली की लाइफ में हम स्वैपिंग को एक बार ध्यान से समझे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मनसा जो है वो बाहर जा रही है खेलने, तो उसकी मम्मी ने कहा वियर योर हैट एंड शू, अपनी टोपी और जूते पहन लो. विच वन शुड शी वियर फर्स्ट? सबसे पहले उसे क्या पहनना चाहिए, टोपी, हैट या शूज, जूते पहनने चाहिए. सो शी कैन वेयर हर हैट फर्स्ट एंड देन हर शू, और शी कैन वेयर हर शूज फर्स्ट एंड देन हर हैट. पहले वो टोपी पहने या जूते पहने, उसमें उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. शी विल लुक एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केसेस, है ना, चाहे पहले टोपी पहने चाहे पहले जूते पहने. इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन. मनसा की मम्मी ने बोला वियर योर सॉक्स एंड शू, अपने मोजे पहनो और तब जूते पहनो. सो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है. अगर वो पहले जूते पहन लेगी तो सॉक्स कैसे पहनेगी, है ना, इसीलिए पहले उसको सॉक्स पहनने पड़ेंगे, राइट. तो ये एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो बिल्कुल अलग दिखेगी और अनकंफर्टेबल फील करेगी. इसी तरीके से कुछ चीजों का एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है सॉल्व करने का, राइट. अब यहाँ दिया हुआ है मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स, और भी एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे पहला है अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसास. ये चारों फ्रेंड होटल जाते हैं, वहां पे डोसा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि 4 हैं तो 4 डोसा ऑर्डर करते हैं. एक डोसा का कॉस्ट दिया है 23 रुपीज, और उन्होंने थैंक यू टिप देने के लिए वेटर को 5 रुपीज डिसाइड किए. अब एक्सप्रेशंस बनाने हैं, तो 4 डोसा लिए तो 4 डोसा का कॉस्ट कितना होगा, एक का 23 है तो 4 का 4 मल्टीप्लाई 23, तो टोटल अमाउंट कैसे हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 23 और उसमें 5 रुपीज हम टिप के ऐड कर देंगे जो वेटर को वो लोग देने वाले हैं. इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा. तो पहले हम 4 मल्टीप्लाई 23 ये एक टर्म हो जाएगा और प्लस के बाद 5 ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा. सो 4 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 92 प्लस 5 किया यानी 97 रुपए टोटल उनका खर्च आएगा. तो ये सही तरीका है निकालने का. अगर 7 फ्रेंड्स जाते, ये सेकेंड सिचुएशन हमें दिया है, तो फिर क्या इक्वेशन बनता वो हमें एक्सप्रेस करके बताना है ना. सो देखो वेरी सिंपल, पहले हमने यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया था, अब आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 23 जो कि एक टर्म होगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे 5 जो टिप का सेम कहा हुआ है यहाँ पर, है ना, टिप रिमेन द सेम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे तो सिर्फ एक्सप्रेशन ही बताना था, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 7 2 14, 15 16 एंड 5. ये आंसर आ जाएगा 166 रुपीज, राइट. अब आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल 8. चिल्ड्रन इन क्लास आर प्लेइंग fire in the mountain, run, run, run. Whenever the teacher call out a number, students are supposed to arrange themselves in group of that number. Whoever is not part of the announced group size is out. अब यहाँ एक गेम है जिसमें सारी क्लास के बच्चे, टोटल 33 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं गेम, है ना. तो 33 स्टूडेंट्स को जैसे ही मैम कोई नंबर बोलेंगी या कुछ भी बोलती हैं, उस हिसाब से अपने आप को ग्रुप्स में अरेंज करना है, और जो ग्रुप्स का पार्ट नहीं बन सकते उनको अलग रहना है. तो जैसे ही टीचर ने बोला 5, तो 33 बच्चे 5-5 के ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे. जैसे देखो ये 5 हैं, है ना, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5, ये 5, और जो बच गए 3 वो अलग हो जाएंगे. तो देखो कैसे हुआ, 6 ग्रुप्स, यहाँ 6 सर्कल्स हैं तो 6 ग्रुप्स 5-5 के हैं और 3 बच्चे अलग हैं. तो इसका मतलब 6 ग्रुप्स बने 5-5 बच्चों के और 3 बच्चे अलग है ना. इस तरीके से इक्वेशन बन गई.
राइट। 6 5 जा 30 एंड प्लस 3 कितना हो जाएगा टोटल? 30 प्लस 3 33। यही हमारा टोटल नंबर स्टूडेंट्स का था, है ना। सो इस तरीके से हम ग्रुप्स बनाते हैं। नाउ अब यहाँ कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें आप क्या करोगे? अगर टीचर 4 बोलती तो रूबी क्या लिखती? तो 4 है तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं? 33 हैं, तो 4 8 जा 32 होता है, यानी 8 8 के ग्रुप्स बनते, राइट। और एक एक्स्ट्रा बच जाता, 4 8 जा 32 एंड प्लस 1 कितना आ जाता? 33, राइट। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। देन इफ टीचर हैड कॉल आउट 7, अगर 7 बोलती तो 7 के टेबल में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 33 के आसपास का नंबर आ जाएगा? 7 5 सा 35 होता है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 7 4 सा, है ना। तो 7 इंटू 4 प्लस, तो 7 4 जा 28 होता है, 28 में कितना ऐड करेंगे तो 33 आएगा, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स 33 बनाना है ना। तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 33। तो सेकेंड में हम ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ एक और एग्जाम्पल है कि रघु ने 100 केजी राइस खरीदा होलसेल मार्केट से, उसको उसने 2-2 केजी के पैकेट बना दिए, तो कितने पैकेट्स बनेंगे? तो 100 केजी है और 2-2 केजी का पैकेट बना है, यानी कि 50, या फिर इसको हम 100 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, है ना। सो देखिए वही दिया है और उसके पास पहले से 4 और पैकेट थे 2-2 केजी के, तो हमें बताना है नाउ राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ 2 केजी पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म। सो देखो पहले से उसके पास 4 पैकेट थे, अब जो नए 2-2 केजी के पैकेट बनाए हैं वो बनाए हैं उसने 100 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो टोटल कितना हो जाएगा? 2 केजीज के पैकेट पहले से 4 थे प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो एक टर्म हो गया 4 और दूसरा हो गया 100 बाय 2, है ना। 100 बाय 2 भी बोलते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 2 भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल में, कनन हैज टू पे 432 टू अ शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ 1 5 एंड नोट्स ऑफ 10 20 50 एंड 100। हाउ कैन ही डू इट? कनन को एक दुकानदार को 432 रुपए देने हैं, उसके पास एक 5 रुपए का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है और 100 का नोट है, तो किस किस तरीके से वो दे सकता है? देयर इज मोर देन वन पॉसिबल, कई तरीके से वो अरेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ हमें दिया है, टोटल 432 उसको देने हैं, तो 4 दे देगा 100 के, ये यहाँ लिखा हुआ है ना। एक नोट वो दे देगा 20 का, यहाँ लिखा हुआ है। एक नोट दे देगा 10 का, वो यहाँ लिखा हुआ है। और 2 नोट्स उसने 1 रुपी के दे दिए, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा 432। सेकेंड तरीका ये है कि 8 नोट उसने 50-50 रुपए के दे दिए, है ना। फिर एक नोट उसने 10 रुपए का दे दिया, फिर 4 नोट उसने 5-5 रुपए के दे दिए और 2 नोट उसने 1 रुपए के दे दिए, ठीक है। तो भी टोटल आ रहा है हमारा 432। अब इनमें आइडेंटिफाई द टर्म्स इन 2 एक्सप्रेशंस अबव। ये इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे इसमें पहला ये टर्म है, फिर ये टर्म है, राइट, देन फिर ये टर्म है अपना, फिर ये टर्म है जहां से प्लस बन रहा है अपना। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। इन एक्सप्रेशंस में हमें टर्म फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हमें 2 पिक्चर्स दी गई हैं। विच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स मैचेस द एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं 5 × 2 + 3, इन दोनों में से कौन सा फिगर सही है? तो देखो 5 × 2 और 3, तो ये देखो ये 2-2 बॉक्सेस हैं यहाँ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5, इसीलिए 5 टाइम्स 2 का बॉक्सेस है और एक बार यहाँ 3 बॉक्सेस है ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा है। सो मेरे हिसाब से जो लेफ्ट वाला है ये सही है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला इक्वेशन सही है। अब इसमें येलो एंड ब्लू स्क्वायर, तो इसको हम 2 तरीके से इसके एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे डू यू रिकॉल यूज ऑफ ब्रैकेट्स? वी नीड टू यूज ब्रैकेट फॉर दिस। देखो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 लाइन्स है ना, सेम लाइन है। तो 5 यहाँ येलो बॉक्स है 5 और 3 यहाँ ब्लू बॉक्स है 3, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल एक लाइन में 8 बॉक्सेस है और ऐसी कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस अरेंजमेंट को कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइबिंग एज, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3, यानी ये वाले 5 और ये वाले 3, फिर एक और 5 + 3, है ना, 5 + 3। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 × 2 और 3 बॉक्सेस ब्लू वाले 2 बार है तो 3 × 2,
है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। सारे तरीके अलग हैं बट वैल्यू सबकी सेम ही आएगी, राइट। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला मुझे इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूजिंग द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर। तो इसको हम दो तरीके से इसके एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे डू यू रिकॉल यूज ऑफ ब्रैकेट्स, वी नीड टू यूज ब्रैकेट फॉर दिस। देखो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि दो लाइन्स है ना, सेम लाइन है। तो 5 यहाँ येलो बॉक्स है 5 और 3 यहाँ ब्लू बॉक्स है 3, ठीक है। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। टोटल एक लाइन में 8 बॉक्सेस है और ऐसी कितनी लाइनें हैं 2 लाइनें, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस अरेंजमेंट को कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइबिंग एज, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3, यानी ये वाले 5 और ये वाले 3, फिर एक और 5 + 3, है ना, 5 + 3। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 × 2 और 3 बॉक्सेस ब्लू वाले 2 बार है तो 3 × 2, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। सारे तरीके अलग हैं बट वैल्यू सबकी सेम ही आएगी, राइट। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनकी, राइट। अब एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है 28 - 7 + 8, ठीक है। तो इसको, इसमें टर्म पहला है हमारा 28, फिर है -7 एंड 8, है ना। 28 - 7 इस तरीके से लिखेंगे +8। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 28 में से 7 गया तो 21 और प्लस का 8, ये आ जाएगा 29। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 39 - 2 6 + 11। सो 39 - 12, क्योंकि 6 × 12 क्या, 6 × 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों 12 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और थर्ड हमारा टर्म है 11। सो 39 - 12 एंड 11, तो प्लस माइनस माइनस 12, 39 में से 12 गया 27 और 11 ऐड किया तो 38 आ गया, है ना। अब नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है 40 - 10 + 10 + 10, है ना, यहाँ दिया हुआ है। सो ये देखिए 40 - 10, तो ये हमारे टर्म्स हो गए सारे। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 10 गया 30 और बाकी के 10 है, ये 10 + 10, तो ये हो जाएगा 30 एंड 20 50। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डी वाला। तो यहाँ 48 माइनस, अब ये एक हमारा टर्म है ना, ये वाला, प्लस 60 / 2, तो 48 एक हो गया। अब 10 × 2 = 20 और प्लस माइनस -20, ऐसे 16 को 2 से डिवाइड किया 8, तो 8 हमारा तीसरा टर्म हो गया। तो 48 प्लस -20 प्लस 8, तो प्लस माइनस माइनस, 48 में से 20 गया तो 28 और ये प्लस का 8 आ गया। सो 28 और 8 कितना हो गया 36 हो गया, राइट। सो आई होप कि साइंस क्लियर हो रहे हैं आपको। नाउ नेक्स्ट हमें इक्वेशन दी गई है 6 × 3 - 4 × 8 × 5। तो देखो इसमें 6 × 3 ये एक इक्वेशन हो गया, एक टर्म हो गया सॉरी, तो 18 आ गया। अब ये 4 8 = 32 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में है ना। सो 32 × 5 कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 160 और साइन माइनस का आ जाएगा, है ना। सो 18 प्लस माइनस 160, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 18 माइनस 160, ये आंसर आ जाएगा 142 और बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर आ जाएगा -142। ओके, ये पांचों हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इनसे हमें स्टोरी या सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर क्या कहानी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए, आप कुछ भी कहानी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो जैसे 89 है तो राहुल हैड 89 रुपीज, उसके पापा ने उसको ये 21 और रुपीज दे दिए तो हमने ऐड कर दिया, और फिर उसने खर्च कर दिए 10 रुपीज स्नैक पे तो हमने 10 रुपीज माइनस कर दिए, तो एक्सप्रेशन बन गया। इसमें टर्म हो गया 89, 21 एंड -10। इसको आप सॉल्व करोगे 89 + 21 प्लस माइनस -10, तो 89 और 21 हो जाएगा हमारा 110, उसमें से 10 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 100, है ना। नेक्स्ट क्या बनाई है स्टोरी, तो चलिए देख लेते हैं। 5 × 12 - 6, तो इसमें मैंने कहा कि देयर आर 5 टीम विद 12 प्लेयर्स, 5 टीम है 12 प्लेयर के साथ, ईच इन अ स्पोर्ट टूर्नामेंट 6 प्लेयर्स आर अब्सेंट, और 6 बच्चे जो हैं 6 प्लेयर्स जो हैं अब्सेंट हो गए, आए ही नहीं। सो ये एक्सप्रेशंस बना, इसमें 5 × 12 यानी 60 एक टर्म हो गया और -6 दूसरा टर्म हो गया, तो 60 में से 6 गया तो 54 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 × 9 + 2 × 6, इसमें ये देखो, ए फ्रूट वेंडर सोल्ड 4 boxes of apple, 9 apple each, 4 बॉक्स बेचे और 9 ईच, तो 4 × 9। देन 2 बॉक्सेस उसने ऑरेंज के बेचे जिसमें 6,
तो 2 × 6, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, है ना। 4 9 36 और 6 2 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। इस तरीके से कहानी बनाना है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस बनाना है डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। में 3 पार्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। तो जैसे पहला पार्ट यहाँ दिया हुआ है कि क्वीन आलिया, आलिया एक क्वीन है, गेव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एल्सा। आलिया ने एल्सा को 100 गोल्ड कॉइन दिए। 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने प्रिंस एना को 100 गोल्ड कॉइन दिए और एल्सा को 100 गोल्ड कॉइन दिए। नाउ प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, इस वाली लड़की ने क्या किया, इससे बिजनेस स्टार्ट किया और 100 को डबल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और एना ने क्या किया, ज्वेलरी खरीद ली, गहने खरीद लिए, तो उसने हाफ कर लिया, यानी 100 दिए थे तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2, है ना, उसको हाफ कर लिया। तो हमें इसको एक्सप्रेशंस लिखना है। हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव, कितने हैं दोनों के पास वो हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सो क्वीन एलिया गेव 100 कॉइन्स टू एल्सा एंड 100 कॉइन्स टू एना। एल्सा ने डबल कर लिया और एना ने उसको हाफ कर लिया, है ना। अब दोनों का टोटल बताना है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 2 × 100 यानी 200 और 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50। अब दोनों को ऐड करो तो दोनों के पास कितने कॉइन्स है, 250 कॉइन्स। ऐसे ही बी वाला जो क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। सो इसमें दिया है अ मेट्रो ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन की जो टिकट है 2 स्टेशन के बीच में, एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए है 40 रुपए और बच्चे के लिए है 20 रुपए, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये 2 सिचुएशन दी गई है। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन, इसमें दिया है अगर 4 एडल्ट्स जा रहे हैं और 3 बच्चे हैं, तो एक एडल्ट की टिकट है 40 रुपए, तो 4 एडल्ट की कितनी हो जाएगी, 4 × 40। एक बच्चे की टिकट है 20 रुपए, तो 3 बच्चे जा रहे हैं यानी 3 × 20, है ना। सो 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया 160 और 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 220। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 2 ग्रुप्स हैव 3 एडल्ट ईच। 2 ग्रुप हैं जिसमें 3 एडल्ट्स हैं। सो 2 ग्रुप मल्टीप्लाई, यानी 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 के ग्रुप हैं और 40 रुपए लगेंगे, है ना, एक जने का। सो 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 120 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240, यानी 240 रुपीज लगेंगे, राइट। इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि इनको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ग्रुप 3 लोगों के और 40 रुपए एक का है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 40 240। नाउ नेक्स्ट ये लास्ट है। सो फाइंड द टोटल हाइट ऑफ विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन पिक्चर। अब देखो इसमें जो मेजरमेंट दिया हुआ है इस पिक्चर में, इसके हिसाब से टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक विंडो की वो हमें बतानी है। तो इसमें बॉर्डर दिया है, तो देखो बॉर्डर यहाँ पर कितने होंगे, ये 1 2, एक ये इधर भी है ना, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बॉर्डर्स हैं। ऐसे ही जो ग्रिल्स हैं इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो कितने ग्रिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स हैं, तो 2 × 6 होगा, है ना। और ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी अभी, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये गैप जो है 5 सेंटीमीटर का है, तो कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सो 5 × 7, तो हमें टोटल हाइट बतानी है विंडो की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। ये तीनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो टोटल हाइट हो जाएगी 2 × 3 + 6 × 2 एंड 7 × 5। सो 2 3 6, 6 2 12, 7 5 35, 53 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।